हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पढ़ा था, जिसमें हमने डिपॉजिट्स क्या होते हैं वो हमने देखा था। और मैंने बताया था उसमें कि डिपॉजिट्स मतलब रिसिप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी बाय अ कंपनी। अब वो डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो, लोन के फॉर्म में हो, किसी और फॉर्म में हो। हाउएवर, रूल 21C के हिसाब से कुछ चीजों को डिपॉजिट्स माना नहीं करा है, जिसमें से हमने 6 चीजें हमें पढ़ी हैं। 2 ग्रांट्स पढ़ी हैं, ठीक है, और 4 तरह के लोन पढ़े हैं। क्या क्या है जरा पढ़ लेते हैं एक बार। अगर आपको कोई पैसा इंडियन गवर्नमेंट से मिला है, बी इट सेंट्रल, बी इट स्टेट, बी इट लोकल अथॉरिटी, या कोई पैसा आपको फिरंगियों से मिला है, फॉरेनर्स से मिला है, ठीक है, उन्हें डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा। आपको कोई लोन बैंक से मिला है, लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है, लोन किसी और कंपनी से मिला है, लोन डायरेक्टर से मिला है, या डायरेक्टर के रिलेटिव से मिला है इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन इस केस में एक शर्त है कि जिस डायरेक्टर ने या उसके रिलेटिव ने आपको लोन दिया है, उसे लिखित में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो लोन उसने आपको दिया है वो अपने पैसों से दिया है, किसी और से लोन लेके उसने आपको लोन नहीं दिया है। इस बात का डिक्लेरेशन उस डायरेक्टर को या उसके रिलेटिव को देना पड़ेगा। 6 पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, मेरे ख्याल से याद आपको साथ साथ हो रहे होंगे। अच्छा, एक पॉइंट और करा रहा हूं, छोटा सा है। अमाउंट रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ अ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ना सॉर्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट होता है। क्या होता है? सॉर्ट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, जिसके अगेंस्ट कंपनी पैसा रेज करती है। तो अगर आपने कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज किया है तो उसे भी डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा। अच्छा, आपसे एक बात करूं, छोटी सी बात। कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तब भी तो कंपनी को पैसा मिलता है पब्लिक से। क्या उसे डिपॉजिट्स कहा जाएगा? नहीं। ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी। क्या कह रहा है? अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी इफ सच अमाउंट इज एप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आपने पब्लिक को कोई शेयर्स या कोई डिबेंचर्स इशू करे हैं, कोई सिक्योरिटीज इशू करी हैं, और पब्लिक से आपको उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट क्या मिला है? पैसा, तो हम उसे डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड उस अमाउंट को आप एप्रोप्रिएट सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट करोगे? फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के अगेंस्ट। ध्यान से आगे पढ़ना। इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड आर नॉट अलॉटेड। अब सुनो मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। पता है, देखो, पहली बात उन्होंने क्या कही, ध्यान से सुनना। पहली बात उन्होंने कही कि अगर आप पब्लिक को कोई सिक्योरिटीज इशू करते हो, ठीक है, तो पब्लिक से आपको उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट क्या मिलता है? आपको पैसा मिलता है, तो उसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे अगर आपने अलॉटमेंट सिक्योरिटीज का कर दिया है। मतलब अब देखो, शर्त एक है, आपको सिक्योरिटीज अलॉट करनी पड़ेंगी। पब्लिक ने आपको पैसा दिया सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, गवर्नमेंट उसे डिपॉजिट नहीं मान रही है, प्रोवाइडेड आप सिक्योरिटीज क्या करो? अलॉट। चलो, अच्छा, अब गवर्नमेंट ने एक बात और कही, अगर आपने सिक्योरिटीज अलॉट नहीं भी करी तो एक और शर्त है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको एप्लीकेशन मनी विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मतलब जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी मिला है, आपको 60 डेज के अंदर आपको अलॉट करनी पड़ेंगी। अगर आपने 60 डेज के अंदर अलॉट नहीं करी तो अगले 15 दिनों के अंदर आपको सारा एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और अगर 15 दिनों में भी रिफंड नहीं करा तो 16वें दिन
हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे। बात सुनो, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। आपने पब्लिक को शेयर्स इशू करे, ठीक है, पब्लिक ने आपको क्या दिया, एप्लीकेशन मनी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट नहीं माना, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि देखो भैया हम उसे अलॉटमेंट नहीं मानेंगे, अगर हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे अगर आप अलॉटमेंट कर दो 60 डेज के अंदर अंदर। मैंने 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट नहीं करा, गवर्नमेंट ने कहा हम अभी भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे इस पैसे को, अगर आप अगले 15 दिनों में इस पैसे को क्या कर दो, रिफंड कर दो। मैंने तब भी नहीं करा, तो 16वें दिन इसको मान लिया जाएगा डिपॉजिट। बात समझ आई? तो मेरी बात सुनो, यहां पर ध्यान रखने वाली बातें क्या है, आपको सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पब्लिक से कुछ पैसा मिला है, ठीक है, उसको डिपॉजिट नहीं माना जा रहा है, प्रोवाइडेड आप 60 डेज के अंदर अंदर क्या कर दो, अलॉटमेंट। नहीं करा तो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर सारा एप्लीकेशन का पैसा लौटा दो। नहीं लौटाया तो 16वें दिन इसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अब तक बता दो जरा, याद करो कितने पॉइंट कर लिए, 8 पॉइंट। कौन कौन से? पहला, इंडियन गवर्नमेंट से पैसा मिला, सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी। दूसरा, फॉरेनर से पैसा मिला। 4 तरह के लोन करे हैं, लोन बैंक से मिला, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, एनी अदर कंपनी से मिला, डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से मिला इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। हाउएवर डिक्लेरेशन इन राइटिंग देना पड़ेगा डायरेक्टर को या उसके रिलेटिव को इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट पैसा मिला आपको, ठीक है। और जो अभी नया पॉइंट करा है, आपको सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पब्लिक से एप्लीकेशन मनी मिला, तो उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। शर्त क्या है, 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट करना है। नहीं करा तो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर सारा एप्लीकेशन मनी लौटाना है। नहीं लौटाया तो 16वें दिन उस पैसे को क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट मान लिया जाएगा। तो हमारे ना फर्स्ट पेज पे जो 8 पॉइंट्स थे वो हमारे सारे हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक हो गया हमारा, अब आ जाओ 9th पॉइंट। देखो 9th, 10th, 11th तीनों छोटे छोटे हैं, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। पहला, अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी ने कोई पैसा रेज करा, उसे डिपॉजिट्स नहीं माना जा रहा है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके कंपनी ने कोई पैसा रेज करा, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां पर शर्त क्या है, सच कन्वर्जन मस्ट टेक प्लेस विद इन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के अंदर अंदर वो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होने चाहिए। अच्छा, और तीसरा, नॉन कन्वर्टेबल, इसमें क्या है पढ़ना एक बार, वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी एंड लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो पता है अब जो नए 3 पॉइंट आए ना, 9, 10, 11, वो तीनों डिबेंचर के बारे में। शॉर्ट में पहला सिक्योर डिबेंचर, दूसरा कन्वर्टेबल डिबेंचर विद इन 10 ईयर्स, और तीसरा लिस्टेड डिबेंचर्स। बस दैट्स इट। आप यही 3 याद रखोगे, शॉर्ट में याद रखना। कौन कौन से? अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स, अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद इन 10 ईयर्स, अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ लिस्टेड डिबेंचर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इन्हें डिपॉजिट्स माना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 11 पॉइंट्स हो गए टोटल। चलो एक बार फिर से याद करते हैं जरा 11 के 11 पॉइंट्स, साथ साथ याद हो जाएंगे आपको। पहला क्या था, गवर्नमेंट से पैसा मिला है, सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी से। दूसरा, फॉरेनर से पैसा मिला है। 4 तरह के लोन कराए, लोन बैंक से मिला, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, एनी अदर कंपनी से मिला, डायरेक्टर से मिला या उसके रिलेटिव से मिला। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज करा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आपने और कौन सा करा, अगर आपने सिक्योरिटीज इशू करी और पब्लिक से आपको एप्लीकेशन मनी मिला, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड 60 डेज के अंदर अंदर क्या कर दो, अलॉटमेंट कर दो, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर पैसा लौटा दो। नहीं लौटाया तो 16वें दिन उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अच्छा, 3 तरह के डिबेंचर्स करे, सिक्योर डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद इन 10 ईयर्स के थ्रू पैसा रेज करा, और लिस्टेड डिबेंचर्स के थ्रू आपने क्या रेज करा है, पैसा। ठीक है, अच्छा
12th पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो 12th पॉइंट, एनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये ना नॉट एक्सीडिंग है, not exceeding his annual salary under a contract of employment with the company is in the nature of non-interest bearing security। ठीक है, मेरी बात सुनो, कंपनी को अपने किसी एम्प्लॉय से, कंपनी को अपने किसी एम्प्लॉय से मिला है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जनरली ना बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जब रिक्रूट करती है ना, तो उनसे एक बॉन्ड साइन करवाती हैं। क्या बॉन्ड साइन करवाती हैं? उनसे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेती हैं। क्या रखवा लेती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। और बॉन्ड में ये लिख देती है कि अगर इस एम्प्लॉय ने इतने साल से पहले कंपनी को छोड़ा, तो उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हम क्या कर लेंगे? फॉरफीट कर लेंगे। तो याद रखना, अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड इट मस्ट नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी। मतलब अगर 12 लाख रुपए की एनुअल सैलरी है ना एम्प्लॉय की, तो याद रखना सिक्योरिटी डिपॉजिट 12 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 12 लाख को एक्सीड करा, तो जितने से एक्सीड कर रहा है उसको क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अच्छा, 13th में खास कुछ नहीं है। 13th क्या कहता है? अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट। ठीक है, कंपनी एक्ट कर रही है एज अ ट्रस्ट, मतलब एज अ ट्रस्टी एक्ट कर रही है। तो एज अ ट्रस्टी अगर कंपनी को कोई पैसा मिलता है, तो उसे भी डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। 14th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सोच के देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अमाउंट रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप मेरे को ना एक बात का जवाब देना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है? रिसिप्ट ऑफ एनी मनी बाय द कंपनी इज अ डिपॉजिट। मतलब किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो कंपनी को मिला है, वो क्या है? डिपॉजिट है। इसके हिसाब से तो कंपनी अगर सेल करती है अपने कस्टमर को इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे मेरा बिजनेस, सुनो मेरा बिजनेस, अब जैसे हमारे केस में देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के केस में आप मुझे फीस देते हो, तो डिपॉजिट की डेफिनेशन के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से वो फीस जो मुझे मिल रही है, आप तो उसे भी डिपॉजिट मान लोगे। लेकिन रूल 21C ने एक बात साफ साफ क्लियर कर दी, जो पैसा आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिला है, तो ये फीस मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रही है, याद रखना इस फीस को डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो एक बात याद रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ने क्या कहा था? रिसिप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी, किसी भी तरह का कोई भी पैसा अगर कंपनी को मिल रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। हाउएवर रूल 21C ने एक बात क्लियर कर दी, जो पैसा आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रहा है, सेल्स करके या स्टूडेंट से फीस के फॉर्म में, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने आगे क्या कहा है वो पढ़ना, जरा पढ़ना इसी पॉइंट को आगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एन एडवांस for supply of goods or provision of services, provided that, ये ना आगे लिख लेना, provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within 365 days, within 365 days from the date of acceptance of advance। अब ये सुनो, मेरी बात समझना सब, देखो देखो देखो, ये ना मेरी बात जरा समझनी है सबने ध्यान से। ये देखो एग्जाम्पल देखो,
अच्छा, एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ये ए लिमिटेड का एक कस्टमर है एक्स। देखो, ये जो कस्टमर है एक्स है ना, इसने ए लिमिटेड को एक एडवांस दिया, ठीक है, 10 लाख रुपए का एडवांस दिया 1 जनवरी 2019 को। तो एक्स ने ए लिमिटेड को 10 लाख रुपए का एडवांस दिया 1 जनवरी 2019 को। अच्छा, अब सुनो, जैसे ही एडवांस ए लिमिटेड को मिला, गवर्नमेंट ने ए लिमिटेड को कहा, हां भाई, हम इस एडवांस को डिपॉजिट मान रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 कहता है रिसिप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी इज विल बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। तो आपको पैसा मिला मतलब डिपॉजिट है। अब ए लिमिटेड ने क्या कहा, सर ये पैसा तो मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिला है। ये पैसा तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब ये पैसा तो मुझे सेल्स के अगेंस्ट मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट ने पूछा, हां भाई बता कौन सा सामान बेचा? सर एडवांस मिला है, मतलब सामान अभी बेचना नहीं है, बेचा नहीं है, बेचना है। मतलब पैसा कस्टमर से मिल गया है लेकिन गुड्स उसे अभी तक सप्लाई नहीं करे गए हैं। तो गवर्नमेंट ने एक बात कह दी, भैया ये सोच ले, तुझे एडवांस 1 जनवरी 2019 को मिला है ना, तो गुड्स सप्लाई तुझे 1 जनवरी 2019 प्लस 365 दिनों के अंदर अंदर तुझे गुड्स सप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब 31 दिसंबर 2019 तक तुझे गुड्स सप्लाई करने पड़ेंगे, तब हम इसे एडवांस मानेंगे, नहीं तो हम इसे क्या मान लेंगे? डिपॉजिट मान लिया जाएगा इसे। ठीक है, तो याद रखना, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको किसी कस्टमर से क्या मिला है? एडवांस मिला है, तो याद रखना उस एडवांस को डिपॉजिट मान लिया जाएगा अगर गुड सप्लाई नहीं करे गए उस कस्टमर को 365 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, अब ये देखो बी पॉइंट, एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये भी मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। ये देखो, मेरी बात समझनी है, सिंपल सी। उन्होंने कहा अगर आपको किसी कस्टमर से क्या मिला है? सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। ऊपर हमने पहले भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करा था ना, लेकिन वो किससे था? एम्प्लॉय से। अब वो कह रहा है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट किससे मिला है? कस्टमर से मिला है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बीएसएनएल है ना, जो बीएसएनएल है वो अपने कस्टमर्स को लैंडलाइन कनेक्शंस प्रोवाइड करती है ना। तो बीएसएनएल अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करती है? लैंडलाइन कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। पता है, अब जब बीएसएनएल कस्टमर्स को लैंडलाइन कनेक्शन प्रोवाइड करती है ना, तो कस्टमर्स को बीएसएनएल के पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 रुपए का क्या जमा करवाना पड़ता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ना रिफंडेबल होता है। मतलब जब आप ये लैंडलाइन कनेक्शन कटवाओगे, ये पैसा आपको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। तो याद रखना, इस पॉइंट ने एक बात साफ क्लियर करी है, अगर किसी कस्टमर को, अगर किसी कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने कस्टमर से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है ना, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिपॉजिट अंडर सेक्शन 231 नहीं माना जाएगा। पक्का? तो याद रखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट एम्प्लॉय से मिले, सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर से मिले इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, कितने पॉइंट्स हो गए? 14 पॉइंट्स मेरे कवर हो गए। याद करो जरा एक बार 14 पॉइंट्स क्या क्या है। चलो, पहला, पैसा किससे मिला? गवर्नमेंट से, सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी। दूसरा बताओ, दूसरा पैसा किससे मिला? फॉरेनर से।
अच्छा, अगले 4 लोन के केस है। बैंक से मिला, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, दूसरी कंपनी से मिला, या डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से मिला, फिर कमर्शियल पेपर के थ्रू मिला, या फिर आपको पैसा एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में मिला फ्रॉम इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। उस केस में कंडीशन है आपको 60 डेज के अंदर अंदर सिक्योरिटीज अलॉट करनी पड़ेगी, नहीं तो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर पैसा लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाया तो 16वें दिन उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अच्छा, डिबेंचर्स के 3 पॉइंट है। सिक्योर डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद इन 10 ईयर्स के थ्रू पैसा रेज करा, लिस्टेड डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करा। अच्छा, आपको इंप्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा उसे। ट्रस्ट, एज अ ट्रस्टी आपको पैसा मिला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी पैसा आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिला है तो उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आपको अगर एडवांस के फॉर्म में, बात सुनना, अगर एडवांस के फॉर्म में आपको किसी कस्टमर से पैसा मिला है तो उसमें एक शर्त है, आपको 365 दिनों के अंदर अंदर उस कस्टमर को सामान सप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किसी और कस्टमर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो उसे भी डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 14। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू।